तो कई लोग कहेंगे सर आपको ठंडी नहीं लग रही है, आज नहीं लग रही है क्योंकि एसी ओसी यहां चल रहा है, व्यवस्था ठीक है। बताओ शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था, बताना। सर देखिए बात तो तब फंस गई, अरे यार बोर्ड है, अच्छा आ गया, चलो बड़ा अच्छा हुआ। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? सर देखिए शेर शाह सूरी 2 युद्ध लड़ा था, एक चौसा का युद्ध, एक बिलग्राम का युद्ध। ये जो चौसा हुआ था ये 1539 ईस्वी में हुआ था और इसी वर्ष चौसा के युद्ध में हरा दिया था। जबकि पानीपत का युद्ध अगर हम लोग मान लें कि ये पहला है तो सर इसमें बाबर वर्सेस सिकंदर लोदी लड़े थे, सिकंदर लोदी हार गया था, रटा हुआ है। खानवा 1527 ईस्वी, और अगर सर हम लोग इसकी बात कर लें तो राणा सांगा, ठीक है ना, राणा सांगा वर्सेस बाबर, ठीक है ना, वर्सेस बाबर लड़ा था। और अगर हम लोग सरहिंद का युद्ध की बात कर ले तो सरहिंद का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये सब 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। इसी के साथ ये मई के महीने में लड़ा गया था। और इसी के साथ एक और युद्ध है जो हुमायूं ने लड़ा था, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है ना, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था जून 1555 में। कब लड़ा गया था? जून 1555 में। याद रहेगा सभी को? हाँ, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कल जीडी का रिजल्ट आ गया है और जीडी का जब रिजल्ट आया है तो बहुत सारे लोगों को खुशी हुई, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रहे जो बड़ा परेशान हुए हैं। उनके बारे में भी बात किया जाएगा, क्योंकि सुख के सब साथी दुख में ना कोय, वो वाली दुनिया की नीत है और रीत है, उसमें लोग लगे रहते हैं। वैकोम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? वैकोम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, बताना। देखो वैकोम सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो 1940 में तो नहीं हुआ था सर। यहां पे हम लोगों ने, यहां पे आपके पावरनार सत्याग्रह या इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह या व्यक्तिगत आंदोलन, जिसमें 3 लोग थे, ये 1940 में हुआ था। 1940 में ही करें सर अगर हम लोग तो पाकिस्तान की मांग, ठीक है ना, पाकिस्तान की मांग भी पहली बार 1940 में ही की गई थी। वही 1928 की अगर हम लोग बात करें तो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली, ठीक है ना, बारदोली सत्याग्रह हुआ था। वैकोम सत्याग्रह ये 1924 में हुआ था। और आज के क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे 3-4 हिस्ट्री के, फिर 3-4 पॉलिटी के, 3-4 जियोग्राफी, फिर 3-4 स्टैटिक, आज ऐसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। 1918 में अगर आप देखो तो 2 चीजें, एक तो खेड़ा आंदोलन भी इसी वर्ष हुआ था और एक आपके अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी इसी वर्ष हुआ था, ठीक है ना। तो 1940 की 2 घटनाएं, 1928 में भी आप चाहो तो 2 घटना लिख लो। इसी वर्ष नेहरू रिपोर्ट आया था और इस नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भारतीयों ने अपने लिए अंग्रेजों से फंडामेंटल राइट की मांग किया था। यह बात याद रखना, फंडामेंटल राइट की मांग भी नेहरू रिपोर्ट में हुई थी। तो सर 1924 को अकेला क्यों छोड़ रहे हैं, इसका भी एक और इंफॉर्मेशन दे दीजिए। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी सचिंद्र सान्याल जी ने, ठीक है ना, सचिंद्र सान्याल जी ने। कहां पे की थी सर? कानपुर में की थी। भाई जब सब ऑप्शन के 2-2 एक्सप्लेनेशन हैं तो अकेले आंसर वाले को क्यों छोड़ा जाए, हैं? तो इसका राइट आंसर 1924 होगा। अगले पे आते हैं सर। अनुशीलन समिति किस वर्ष स्थापित हुआ था? अनुशीलन समिति, सुनो ना, एसएससी एमटीएस की स्लॉट बुकिंग आज से शुरू हो गई है, ठीक है। वो होनी थी 15 जनवरी से, लेकिन आज 16 जनवरी से शुरू हुआ है। एमटीएस की स्लॉट बुकिंग कैसे करें, इसके लिए लल्ला मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है। 5 स्टेप में एमटीएस की स्लॉट बुकिंग हो जाएगी। वो शॉर्ट्स मैं रात में 9 बजे आपके लिए डलवा दूंगा या थोड़ी ही देर में। आप लोग वो देख करके वही स्टेप फॉलो करके एमटीएस का स्लॉट बुकिंग कर लेना, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? अब जरा इसको बताओ, अनुशीलन समिति। सर अनुशीलन, सर देखो अनुशीलन समिति भी 2 थी। अगर हम ये बोलें तो ये ढाका में अनुशीलन समिति, ढाका में अनुशीलन समिति 1905 में, लेकिन इसने पूछा है सिर्फ अनुशीलन समिति तो 1902 में।
तो दो दो अनुशीलन समिति हैं। अगर सिर्फ अनुशीलन समिति तो 1902 आपको आंसर करना होगा। ढाका में अनुशीलन समिति पूछे तो 1905 आपको आंसर करना होगा। एक लोग पूछ रहा सर आपको ठंडी नहीं लग रही? यहां पे आज ठंडी नहीं है, मतलब जिस जगह से मैं लेक्चर ले रहा हूं यहां पे आप एसी चल रहा है, गर्मी है यार, स्टूडियो के अंदर स्टूडियो है, ठीक है। अच्छा ये हुआ सर। 1924 में तो अभी हम लोग बात किए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, शुरू के 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के, फिर 4 क्वेश्चन पॉलिटी के। आज का सेशन ऐसा है, 5-5 का सेट बना दिया हमने। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? मैंने जानबूझ करके वो ऑप्शन दिए हैं जो एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे ये विंध्य शक्ति नाम देख रहे हो, इसका कई बार पूछा है कि वाकटाक वंश की स्थापना किसने की है? तो वाकटाक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की है। वहीं अगर सिमुक की बात करें तो ये राइट आंसर है सातवाहन वंश के लिए। वासुदेव ने मगध के ऊपर कणव वंश की स्थापना की थी, जबकि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। कणव वंश, शुंग वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार। इसने किस वंश की थी सर? हर्यक वंश की थी, हर्यक वंश की। नंद वंश की किसने की थी सर? महापद्मनंद ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की दांती दुर्ग ने की थी, और आपके क्या कहा जाता है? मौर्य वंश की किसने की थी? मौर्य वंश की सर चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है ना। चोल वंश की किसने की थी? सर विजयलाल ने की थी, विजयलाल। ये कुछ ऐसे हैं। एक आपके कुषाण वंश की किसने की थी? कुषाण वंश का कुजूल कडफिसेस, ठीक है ना, कुजूल कडफिसेस ने की थी, ठीक है, कुजूल कडफिसेस ने की थी। आज मेरे इस वाले हाथ में बहुत यहां तकलीफ है। कल मैं स्कूटी लेकर के फिसल गया था, वो कीचड़ उचड़ वाला पानी था, मैं गिर गया। अब वो हेलमेट की वजह से सर बच गया, लेकिन मुझे आज अपना हाथ ये वाला उठाने में कल कंधे के साइड ही गिरा और ऐसे सर वर लगा, तो जैसे ऐसे उठा के लिख रहा हूं ना तो बहुत तकलीफ सा दे रहा है ये। आज एक बार और घर वाले समझा रहे हैं, अरे रजनीश ठंडी का दिन है, ये तुम दवा ले लो, नहीं 2-4 दिन बाद और दर्द देगा तुमको। अब पता नहीं भगवान जाने, लेकिन अभी जैसे ना, मतलब कल मैंने सुबह बताया था, मेरी स्कूटी कल फिसल गई थी, वो तो हेलमेट था कि सर्वर बच गया, एकदम जाके ऐसे रगड़ खा गया था। हेलमेट का जो आगे वाला शीशा नहीं होता, एकदम स्क्रैच हो गया है। तो हम कहे बच गए यार, नहीं पता चलता आज भूत जैसा शकल लेके। आज तो पढ़ाई न रहे होते, 2-4 दिन तो बेडे पे पड़े होते, सर्वर फूटा हुआ लेके, फिर पट्टी वट्टी बांध के आते, वो वाली स्थिति हो जाती। तो ये वाला ससुरा हाथ उठाने में अब दर्द दे रहा है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम का ये तो गुरु आसान क्वेश्चन है। झेलम का प्राचीन नाम, सर झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है। परुषणी सर ये रावी नदी का प्राचीन नाम है, रावी का। विपाशा ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। और दृश्यवती सर ये घग्घर नदी का प्राचीन नाम है, घग्घर नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है ना। तो झेलम ये है, ठीक है ना। अस्किनी ये किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम वितस्ता का है। तो एक है और बचा, अस्किनी बताइएगा किसका हुआ? सतुद्री सतलज का है। एक लोग कह रहे हैं सर सतुद्री, अरे यार तुम इसका बताओ। अच्छा चलो, सतुद्री सतलज का है, ठीक है ना, सतलज का पुराना नाम है। क्लियर है? चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। ए ऑप्शन विटामिन ई। अब 4-5 क्वेश्चन अब रहेंगे साइंस के, ठीक है ना, 4-5 क्वेश्चन साइंस के। हाँ अस्किनी चेनाब का है, बहुत बढ़िया। हाँ जो लोग नहीं ध्यान दिए ध्यान दे लो। अच्छा अब तो ऑप्शन चला गया, अस्किनी चेनाब का ऐसे। विटामिन ई का रासायनिक नाम देखो लल्ला, ये तो ए का है, ये तो भूलोगे ही नहीं। ए का तो तुम लोग को भूलना ही नहीं है सर, ये तो हम लोग रटे बैठे हैं। एस्कॉर्बिक एसिड सर ये सी का है। फिलोक्विनोन ये के का है सर, विटामिन के का। टोकोफेरॉल ई का। इसी को हम लोग एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। और ब्यूटी विटामिन, इसको हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना। ब्यूटी विटामिन या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी टोकोफेरॉल को कहा जाता है।
इसकी कमी से नपुंसकता, ये सारी बांझपन, सुंदरता की कमी, कई चीजें इसकी कमी से होती हैं। ये वाला आसान क्वेश्चन आ गया ना, लेकिन अब 10वीं 12वीं के लेवल पे रहते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, बताना। अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? सोच समझ के आंसर करना, तो समझ में आएगा कि सर अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? समांतर में तो नहीं जोड़ते गुरु, याद रखना। वोल्ट मीटर को हम लोग, वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा पैरेलल जोड़ते हैं। लघु क्रम जैसा कोई क्रम ही नहीं होता है, ठीक है ना, लघु क्रम। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। अगला, सीरीज और पैरेलल दो होते हैं ना, जो आपके वो वाला 1/1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू, और जो पैरेलल वाला है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीजें। तो ए ऑप्शन। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सर डी डुबे, ये तो गोल्जी बॉडी की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक, सर ये तो सेल की खोज किए थे। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत मिलकर के खोजा था, ठीक है ना, स्लाइडेन और स्वान। आज का क्वेश्चन पेपर हल्का है, आज का आसान है। रीजन है कि मेरे कंधे में चोट लगा था, तो मैं ज्यादा पेज पलट पलट के प्रीवियस ईयर देख देख करके उतना आज मेहनत नहीं कर पाया अपने क्वेश्चन पे, जितना मुझे कर देना चाहिए था, क्योंकि ना आज मेरे हाथ में सचमुच बहुत पेन हो रहा है। पर्यावरण उपलब्धि के लिए किसे टाइलर पुरस्कार? ये आज की न्यूज है, 15-16 जनवरी की ये न्यूज है, ठीक है ना। बताओ किसे टाइलर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना, किसे टाइलर पुरस्कार दिया गया है, ये आपको बताना है। देखो अभी मेरे पास आ रहा है बार बार कि सर वो एसएससी एमटीएस का स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो गया है। मैंने उसके लिए बल्कि तुम लोग के लिए एक शॉर्ट्स भी बना दिया है, एसएससी एमटीएस कैसे करें स्लॉट बुकिंग, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। इसका मैं एक शॉर्ट्स तुम लोगों के लिए डलवा दे रहा हूं, पूरा स्टेप, 5 स्टेप है, उस स्टेप को सुन करके अपना आज ही स्लॉट बुक कर लो। आज 16 जनवरी से यह शुरू हुआ है। सर टोबी कियर्स को टाइलर पुरस्कार दिया जाता है, इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2008 में पहली बार टाइलर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। भारत से आज तक 2 लोग, हम लोग सुबह बात किए थे, पवन सुखदेव, भारत से आज तक 2 लोगों को, पवन सुखदेव जी को और माधव गाडगिल, ठीक है ना, माधव गाडगिल, इन 2 लोगों को आज तक टाइलर पुरस्कार मिला है। टोबी कियर्स, इनको दिया गया है टाइलर पुरस्कार फंगस के रिसर्च, फंगस के ऊपर रिसर्च के लिए, जो पौधों के जड़ों को फास्फोरस और नाइट्रोजन पहुंचाते हैं उसके लिए। और इस जिस फंगस की इन्होंने खोज की है, रिसर्च किया है, वो 13 बिलियन टन कार्बन प्रति वर्ष सोखता है, तो इनको मिला है ये। अगले पॉइंट पे आएंगे। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम कहां लॉन्च की गई है, ठीक है ना। 1 मिनट बताना। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन, देखिए सर, सोलर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया, भारतीय स्टेट बैंक वो पहली मतलब तैरती हुई एटीएम इसने लॉन्च किया, ये करंट का था। अगले पे आओ। निम्न में से कौन सा राज्य मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा राज्य मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है? सोच समझ के आंसर करना। अरुणाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, ले लो भैया, ले जाओ, ठीक है ना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर आपके आंध्र प्रदेश। आज का पेपर थोड़ा आसान है, तो लोग सोच रहे होंगे ले लो ना, मैंने तो रख ही दिया है भाई, तुम्हारे लिए ही है ठीक है। हाँ, इसका आंसर करके बताइएगा आप, इसका आंसर करके बताइएगा। हाँ, निम्न में से कौन सा राज्य, बताओ तुमको कौन सा लग रहा है जो मानक समय रेखा पे नहीं है? तो सर अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। अच्छा, कौन कौन से हैं? जैसे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। यूपी है सर, एमपी है भाई, और आपके छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उड़ीसा भी है, बिल्कुल है। आंध्र प्रदेश भी है, बिल्कुल है। उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़। ये नहीं है मानक समय रेखा पे इंडिया के।
ठीक है ना। 82.5 डिग्री कितना है सर वो? 82.5 डिग्री पूर्व या ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्व या ईस्ट, ठीक है ना। अगले, हाँ एक लोग पूछ रहे हैं सर आपकी चाची जी आज जो मुंबई का चुनाव हुआ था वो जीती कि नहीं? जीत गई यार। मैं तुम लोग को फोटो भी दिखाऊं, मुझे भेजा गया कि चाची जी चुनाव जीत गई। ये तुम लोग देख पा रहे हो, ये माला वाला पहने इंटरव्यू वगैरह दे रही हैं, अबीर ओबीर चेहरे पे लगा हुआ है। तो मेरी चाची जी मुंबई में चुनाव लड़ी थी, अब वो चुनाव आज जीत गई हैं। हाँ ये बात तो है, अच्छा याद दिलाया। वो बीएमसी का चुनाव भी नहीं हुआ था आपके मुंबई में, और मुंबई के बीएमसी का चुनाव मैं आपको बताऊं, भारत के पूर्वोत्तर के 3-4 राज्यों के बजट से बड़ा बजट होता है बीएमसी का चुनाव। तो मतलब मुझे खुशी है कि एक तो मेरी चाची जी हैं, दूसरा इस बात की खुशी है कि जब घर की लड़कियां आगे बढ़ती हैं ना, औरतें आगे बढ़ती हैं ना, तो समझ लो कई जनरेशन फिर आगे बढ़ता है, समझ रहे हो। तो पणजी किस द्वीप पर स्थित है? पणजी किस द्वीप पर स्थित है? आज मेरे लिए 2-2 खुशी है, इनमें 3 खुशी है कि जीडी का रिजल्ट आ गया बच्चों का, मेरी चाची चुनाव लड़ी जीत गई, आज वो रिजल्ट आ गया मुंबई चुनाव का। और दूसरा एक ये है कि मेरा चैनल 1 लाख का हो गया, आज उसका सेलिब्रेशन 8 बजे आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे आप लोग के साथ करूंगा। आज 8 बजे आशुतोष कनेक्ट्स यूट्यूब चैनल पे रहेगा, ठीक है ना। सर सालसेट द्वीप, लो आ गया मुंबई, मुंबई सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है सर। तिसवाडी द्वीप इसका राइट आंसर है। पणजी किस द्वीप पर स्थित है? तिसवाडी पे। श्रीहरिकोटा सर इसी पे सतीश धवन, ठीक है ना, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, स्पेस सेंटर इसी पे है। और मानधाता द्वीप ये नर्मदा नदी एमपी, ठीक है ना, नर्मदा नदी के ऊपर मानधाता द्वीप है, और ये कहां पे पड़ता है सर? एमपी में पड़ता है मानधाता द्वीप। तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा सब लोग एक बार सिर्फ 888 लिख दो कि सर हम लोग 8 बजे आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे आपके लिए लाइव आएंगे। यार मेरा चैनल 1 लाख का हुआ है, आप ही लोग ने सब्सक्राइब किया है, और आप जानते हो उस चैनल पे अकेले मैं पढ़ाता हूं, मैंने ही 4 दिन पहले उसको शुरू किया है अपना एक चैनल। तो सब लोग 8 बजे लाइव आना ना, क्योंकि मेरे उस चैनल पे शायद केक कटिंग के समय कोई रहेगा ही नहीं, तो अकेला मैं रहूंगा, अपने ही हाथ से पकड़ूंगा या किसी को पकड़ के लाऊंगा, केक काट के कर लिया जाएगा। तो सब लोग रहोगे ना 8 बजे आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगले, इसका राइट आंसर नर्मदा बिंदर। अरे इसका तो हमने कोड आपको बताया, ऐसे याद रखो, वाराणसी VNST, ये आपके क्या है लल्ला? वी से विंद है, हाँ सर, एन से नर्मदा है मेरे भाई, एस से सतपुड़ा है भाई, और टी से ताप्ती, ठीक है, टी से ताप्ती। तो विंध्य, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। पूछ क्या रहा है? विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को कौन सी नदी अलग करती है? गुरुजी नर्मदा। नर्मदा किस टॉपिक पे है? नर्मदा यहां पे है सर। जबकि झेलम नदी, याद रखना, झेलम भारत और पाक पर सीमा का कार्य भी करती है, सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है, यह भी याद रखना। ये एकमात्र नदी है झेलम जो कुछ हद तक, 100% नहीं, कुछ हद तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पे झेलम का इसका कार्य करती है। जबकि आप देखो, आप पूछे कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में बाउंड्री का काम कौन सा पर्वत करता है? तो सर सतपुड़ा करता है। लेकिन अगर पूछे कि आपके ये सतपुड़ा पर्वत और इस पर्वत के बीच में कौन बाउंड्री का काम करता है? तो नर्मदा नदी। तो अगर आप VNST ऐसे लिखना सीख गए, समझ गए, तो लिख करके दे रहा हूं कि आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगले पॉइंट पे आएंगे, इसका राइट आंसर तो हो गया, ठीक है ना। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? सर अरब सागर की रानी हम लोग कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। अरब सागर की रानी हम लोग कोच्चि बंदरगाह। अच्छा, ये जो है आपका तूतीकोरिन, अब इसी बंदरगाह को VO चिदंबरनार बंदरगाह कहा जाता है। VO चिदंबरनार, ठीक है ना, VO चिदंबरनार बंदरगाह इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखोगे सब लोग, VO चिदंबरनार बंदरगाह किसे कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा आपको बताएं हम, ठीक है ना, उसके अलावा आपको एक चीज और छोटा सा बताना चाहेंगे। 1 सेकेंड, हम तुम लोग के लिए एक सेशन भी प्लान किए हैं लल्ला,
बस वही सेशन सोच रहा हूं कि थोड़ा सा हो जाए, ठीक है ना, बस वही सेशन थोड़ा सा हो जाए। तो ये आपको क्लियर हुआ, इसका क्या राइट आंसर हुआ, तूतीकोरिन। ये जो लोग लिख रहे हैं कांडला दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है ना, कांडला मतलब दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, कांडला मतलब दीनदयाल बंदरगाह, नहीं तो अभी दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है ना, बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे सर कांडला का हो गया, कोच्चि, कोच्चि तो इसका राइट आंसर है ना। और दाहेज बंदरगाह, इसके बारे में याद रखना, यह भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह है, ठीक है ना। यार ये फोन नहीं उठा रहा है कि मैं तुम लोग के लिए काम है, रासायनिक बंदरगाह, ठीक है ना, बंदरगाह, प्रथम रासायनिक बंदरगाह, यह भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे लल्ला और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी पहाड़ी ओडिशा में स्थित नहीं है, सोच समझ के बताओ, बताओ। निम्न में से कौन सी पहाड़ी उड़ीसा में स्थित नहीं है, जिंदागढ़, गढ़जात, महेंद्रगिरी, मलयगिरी, बताओ बताओ बताओ। देखो इसमें जो ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत सही है। ये जो पहाड़ी है जिंदागढ़, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की एरामाला, पालाकोंडा, पालकोंडा पहाड़ी आपसे कई बार एग्जाम में आया है। चूंकि ये ऐसी है ना कि नाम नहीं ध्यान रहता है, वेलिकोंडा, इसी आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, वेलिकोंडा, ये पहाड़ी भी कई बार लोगों को नहीं ध्यान रहता है। नल्ला माला, ठीक है ना, नल्ला माला, ये पहाड़ी, ये सब आपकी कहां पड़ती है सर, आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, ठीक है ना। और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़, आंध्र प्रदेश में। अगर कभी आपसे कोई पूछ दे कि पूर्वी घाट, ठीक है ना, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो यही जिंदागढ़ ही है। लेकिन फिर भी कई लोग इसको क्या कर जाएंगे, गड़बड़ कर जाएंगे। अब मेरी गलती उसमें थोड़ी रहेगी, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ये आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है और देखते हैं अगला क्या है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, बताइएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, सोच समझ के आंसर करो। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लल्ला आज 2 बार आपको सेशन है आज आपके लिए। 8 बजे जरूर लाइव रहना, 8 बजने में 5-10 मिनट बाकी रहे तभी। आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे आज हम लोग सेलिब्रेट किया जाएगा अपने जो चैनल हुआ है 1 लाख, उसको बताओ। द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम हरिवंश राय बच्चन, नहीं गुरुजी, ये 1991 में सरस्वती प्राइज के पहले प्राप्तकर्ता हैं, ठीक है ना, सरस्वती पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं। रामविलास शर्मा लल्ला, ये व्यास पुरस्कार, व्यास प्राइज के पहले प्राप्तकर्ता है रामविलास जी। भालचंद्र भास्कर की अगर तुम बात करोगे तो यार ये एक वो नहीं है, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हीं को मिला था। किस गेम के लिए मिला था, रेसलिंग, कुश्ती, यस, ये 1985 में कुश्ती के लिए, ठीक है ना, कुश्ती के कोच के रूप में भालचंद्र भास्कर को दिया गया था। वही विश्वनाथन आनंद जी, ये तो सर द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं, ये शतरंज से रिलेटेड हैं और ये खेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो सरस्वती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है, तो भालचंद्र भास्कर जी को। आप कमेंट बॉक्स में उस पुरस्कार का नाम जरूर बताना, मैं ईयर भी बता दे रहा हूं। विश्वनाथन आनंद को 1991 में पहली बार मिला था, उस पुरस्कार का नाम बताओ। वो कौन सा पुरस्कार है जो शतरंज के लिए विश्वनाथन आनंद को 1991 में पहली बार, बहुत बड़ा पुरस्कार है, अगले पे आएंगे। फिजा किस स्थान का लोक नृत्य है, बल्कि इस नाम से एक पिक्चर आई थी, शायद जहां तक मुझे याद है ऋतिक रोशन के लाइफ की वो पहली पिक्चर थी। अब पता नहीं ऋतिक या करीना कपूर के लाइफ की पहली पिक्चर थी वो, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। महाराष्ट्र का तो सर लावनी,
ठीक है ना। लावड़ी नृत्य यहां पे बहुत फेमस है सर, लावड़ी है ना। जम्मू कश्मीर सर इसका राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर इसका राइट, सब खोल देना, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। कर्नाटक, कर्नाटक में तो जब मन में कुछ न ध्यान आवे, मैं आपके कमेंट लगातार देख रहा हूं, जब मन में आवे और कुछ न ध्यान आवे तो कर्नाटक का एक काम कर देना कि यक्षगान लिख दिया जाए, यक्षगान, ये सबसे ज्यादा पूछता है ना यक्षगान। और केरल में तो कई होते रहते हैं यार, केरल में जैसे हम थुलाल का ही नाम ले लें, थुलाल का नाम ले लें केरल में, सही है लल्ला। हाँ अगला देखो, एक समय की बात थी कि जब एसएससी अड्डा 24/7 पे मैंने 7 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, पूरी टीम के साथ था। आज आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल का 4 दिन में तुम लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर करवाया। तो मैं आज जब सेलिब्रेट करूंगा तो आज आप लोग के साथ मैं सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि वो मतलब थोड़ी देर में मैं सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि वो यार बेहद जरूरी है। आप लोगों के जीत का जश्न मैं आपके साथ मनाना चाहता हूं। कौन सी किताब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित नहीं है, बताना। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित नहीं है, कौन सी किताब है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी, चित्रांगदा, काबुलीवाला, सोनार तारी, पाथवे टू गॉड, सब मजेदार किताब हैं। अब किसी को ध्यान है, और जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके अलावा भी गोरा नाम की किताब लिखे, चंडालिका नाम की किताब लिखा इन्होंने, और आपके हंग्री स्टोन नाम की किताब लिखा इन्होंने। सर चित्रांगदा भी इन्हीं की है, काबुलीवाला भी इन्हीं की है, सोनार तारी भी इन्हीं की है, पाथवे टू गॉड ये गांधी जी की है। गांधी जी के जीवन का पहला पब्लिकेशन किसी को पता है? नहीं गुरुजी, वो है लल्ला, पहला जो है गांधी जी के जीवन का लंदन गाइड, ठीक है ना। कभी अगर पूछे गांधी जी के जीवन में पहली पत्रिका जो उन्होंने प्रकाशित करवाई या कुछ ऐसा, उसका नाम है लंदन गाइड, ठीक है ना, लंदन गाइड उसका नाम है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताओ। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? सोच समझ के बताना। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल, भैया स्विच ऑफ हो गया था आपका। अच्छा, आधा घंटा, ठीक है, कोई नहीं, बात करते हैं आपसे। बताओ मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? अरे यार, हम तुम लोग को अपने दोस्त, भाई बहन, छोटे भाई, दोस्त जैसा मान, हमको कोनो कमवा याद आता है तो हम क्लासों में कर भी देते हैं। सर यार इसमें गलती मत कर, देखो एक लिख रहा है रग्बी, मारेंगे सुधर जाओगे। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल में भूटान का तीरंदाजी है, ये सबको याद है, भूटान का तीरंदाजी है, यस, ठीक है। तो फिर रग्बी कहां का है सर? न्यूजीलैंड वालों का, न्यूजीलैंड। बैडमिंटन है मलेशिया का, और वाटर पोलो हंगरी का है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये तुम्हें ध्यान था, ये भी तुम्हें ध्यान था, जो आपको दोनों नहीं ध्यान है ना कि न्यूजीलैंड का रग्बी और हंगरी वाटर पोलो का, ये सच बता रहा हूं, 2-2 बार एसएससी ने इसको पूछा हुआ है। और ये वाला, ये हंगरी का उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में 2 बार आया हुआ है। एसएससी को छोड़ो, इसको तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी 2 बार पूछा हुआ है। तो थोड़ा सा खेल वेल वाले पे ज्यादा ध्यान दिया करो। अगले पे आएंगे, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, बताना। जैसे कि तुम लोग को गोल्फ का राइडर कप याद है, गोल्फ का राइडर कप, हां सर याद है। टेनिस से हाफ मैन कप याद करो, हाफ मैन कप, टेनिस से हाफ मैन कप याद करो। हॉकी से आज बेटन कप, मतलब रोज एक ऐसा नाम याद किया करो जो थोड़ा ध्यान से, अब अभी कोई सुल्तान अजलन शाह कप सब बता देंगे, सुल्तान जोहर कप वो भी हॉकी से है। और निक्सन गोल्ड कप का संबंध लल्ला फुटबॉल से है, निक्सन गोल्ड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगले पॉइंट पे आएंगे, लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आंसर करो सोच समझ करके। लोकसभा में सर स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है, नहीं लल्ला, अब खुल गया है स्लॉट बुकिंग। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, 16 तारीख है ना, 16 जनवरी,
आज से एमटीएस की स्लॉट बुकिंग खुल गई है, अभी भीड़ बहुत पहुंच गई होगी, आधा एक घंटा रुक जाओ फिर स्लॉट बुकिंग करना। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के लिए, एससी के लिए, अरे बाप रे बाप, एससी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं बताना सर? लोकसभा में एसटी के लिए ये 47 है, एसटी समुदाय के लिए 47 है, ठीक है ना। और 12 ऐसे राज्य हैं, बल्कि तुम याद रखना, जहां पे कोई भी तुमको एसटी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, एसटी सीट का रिजर्वेशन नहीं है। 12 ऐसे राज्य हैं, बल्कि इससे ये फैक्ट याद रखो। 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे तुमको कोई एससी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा लोकसभा में सीटों के लिए। लेकिन एससी रिजर्वेशन लोकसभा में टोटल कितना है? तो 84। तो यहां पे 4 इंफॉर्मेशन है। भारत में 4 राज्य, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। वो 4 कौन कौन है सर? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है और नागालैंड है। इन 4 राज्यों में कोई सीट रिजर्वेशन एससी के लिए लोकसभा की नहीं है। ऐसी भारत के ऐसे 12 राज्य हैं जहां पे एसटी के लिए कोई लोकसभा सीट रिजर्वेशन नहीं है। भारतीय संविधान में एससी के लिए 47, एसटी के लिए, और एससी के लिए 84 सीट रिजर्व हैं। ठीक है लल्ला? हाँ, अगले पॉइंट पे आएंगे। गलत कर गए ना? देखो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको भी लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं। अगले पे आते हैं। भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री। ऐसे तो सब मुख्यमंत्री रही हैं सर, रही है कि नहीं? जैसे सुचेता कृपलानी जी। अभी जो लोग यूपी पुलिस देने जा रहे हो, बता सकते हो सुचेता कृपलानी जी कब से कब तक थी? याद रखना, 1963 से 1967 तक यूपी की मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी जी। जयललिता जी तो सर तमिलनाडु की थी। शीला दीक्षित मुंबई दिल्ली की थी। मायावती जी, मायावती जी भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी अगले क्वेश्चन पे आएंगे। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? गुरुजी इसके लिए सर्वम एआई के साथ तमिलनाडु राज्य सरकार ने समझौता किया है। ठीक है, 23। अगले पे आएंगे। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां वर्णित हैं? मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ मुझे लगता है 30 लाख ऐसे बच्चे हैं, 30 से 35 लाख, जिनको आप उम्मीद दिला सकते हो। क्या हुआ सर अचानक? आज पूरे भारत में जितनी भी हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है, जितनी भी ये कोचिंग इंडस्ट्री है, चाहे लल्ला वो ऑनलाइन की बात कर लो, चाहे वो ऑफलाइन की बात कर लो, ये लोग खुशी मना रहे हैं। मुझे भी उसमें जोड़ लेना। हमारी कोचिंग भी खुशी मना रही है। किस बात का? कि जीडी का रिजल्ट आया और 2025 में 53,000 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 53,000 प्लस सिलेक्शन हुआ है। यह भारत भर की स्थिति बता रहा हूं। निम्न में से कौन सा सुसुप्त ज्वालामुखी है? एटेना एरू। देखो ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हो, कुछ ज्वालामुखी होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो अगर हम लोग बात करें एटेना और एरूबस का, एटेना और एरूबस का, जैसे कि तुम लोगों ने नाम सुना होगा शांत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। ये किलिमंजारो और पोपा, ये दोनों शांत ज्वालामुखी हैं। ठीक है ना, साइलेंट है। ये दोनों शांत ज्वालामुखी हैं। जहां पोपा का लोकेशन क्या है सर? म्यांमार। इनका लोकेशन आपसे पूछता है कि ये का, इसलिए मैंने 8 ज्वालामुखी को एक साथ कर लिया। किलिमंजारो कहां से है सर? तंजानिया। मतलब या तो आपसे लोकेशन पूछा था प्रीवियस ईयर पेपर में, या तो इनका प्रकार। अच्छा, एटेना और एरूबस की अगर बात कर दे लल्ला, तो ये दोनों है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। एटेना कहां पड़ता है? एरूबस कहां पड़ता है? एरूबस पड़ता है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। और एटेना कहां पड़ता है? इटली में, इटली में। अब आपके पास एकांगुआ और देमबंद। देमबंद कहां स्थित है सर? ये ईरान में है। और आजकल आप जानते हो कि ट्रंप की वजह से ईरान बहुत चर्चा में है। ईरान बहुत चर्चा में। एकांगुआ कहां पड़ता है सर? अर्जेंटीना में। और ये दोनों कैसे ज्वालामुखी हैं? ये दोनों एकांगुआ और अर्जेंटीना, ये दोनों भी, एकांगुआ और ये दोनों भी सर शांत ज्वालामुखी हैं।
तो ऊपर के दोनों सक्रिय ज्वालामुखी, बी ऑप्शन शांत ज्वालामुखी, डी ऑप्शन शांत ज्वालामुखी। बचा कौन? विसुवियस। बचा कौन? विसुवियस। विसुवियस और फ्यूजियामा कहां पड़ते हैं? विसुवियस पड़ता है इटली में, जबकि फ्यूजियामा पड़ता है जापान में। अब इस एक क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर के 8-10 क्वेश्चन शामिल हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन 8 से अलग जाकर के पूछा हो। 2 अलग जाके पूछा है, एक कोटापैक्सी पूछा है, वो कहां पड़ता है सर? इक्वाडोर। ठीक है ना, ये खूब पूछता है कोटापैक्सी। कोटापैक्सी कहां पड़ता है? ये सक्रिय है, ठीक है ना, ये सक्रिय ज्वालामुखी का ही पार्ट माना जाता है। और ये कहां पड़ता है सर? इक्वाडोर में, ठीक है ना, इक्वाडोर। अगर किसी स्टूडेंट को जो एसएससी 10वीं 12वीं के लेवल का पेपर देने जा रहा है, इतने ज्वालामुखी और उसका टाइप पता है, मैं लिख के दे सकता हूं 1 नंबर वो उठा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में ज्वालामुखी से एक क्वेश्चन रहता है। अगला, जनगणना 2011 में कुल कितने सवाल थे? बताओ। एक क्वेश्चन ऐसा था कि पौधों के लिए आवश्यक जो आपके अनिवार्य, पौधों के वृद्धि के लिए अनिवार्य कौन कौन से कितने तत्व अनिवार्य हैं, तो ले जाओ। नहीं, कितने तत्व अनिवार्य हैं, तो वो कितने होते हैं लल्ला? 17, ठीक है ना। ये 17 जो दिया है इसको भी याद रखना, पौधों के लिए अनिवार्य, ठीक है ना, पौधों के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। ये भी अब एक डिजिट सामने आ गया तो इसका भी फैक्ट याद रखो ही, ये पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। सर कुल 19 प्रश्न हुआ करते थे 2011 में, और इसका जो शुभंकर था 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था वो बताइए क्या था? साथ ही साथ जनगणना आयुक्त 2011 जब जनगणना हुई थी, जनगणना, तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? ये भी कई बार आपसे पेपर में क्वेश्चन बनता है। ये भी पूछता है इसका वाक्य, जो आदर्श वाक्य था जनगणना का, वो क्या था? ये इतने स्टैटिक टाइप के। अच्छा, ये 27, 18, इससे तो अभी राइट आंसर तो 29 है सर, ठीक है, राइट आंसर तो 29 है। 2011 देखिए तुम्हारे कमेंट में क्या आंसर चल रहे हैं। अच्छा देखो, एक को लिख रहा है मोरवीर, मोरवीर अभी खेल का था। आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना, ठीक है ना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये था आदर्श वाक्य, हमारा भविष्य। जनगणना से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, देख लीजिएगा। और जनगणना आयुक्त कौन थे सर? सी चंद्रमौली जी, सी चंद्रमौली जी। अपने अपने कमेंट बॉक्स में देख लीजिए कौन कौन सही कर रहा है, कौन कौन गलत कर रहा है। सी चंद्रमौली जी। सर शुभंकर क्या थी? एक टीचर जो कुछ इस तरीके से, एक टीचर जो कुछ इस तरीके से बुक हाथ में लेकर के ऐसे चश्मा लगा के खड़ी थी, ऐसे हाथ में एक पेन था उसके, ऐसे बुक हाथ में लेकर के ऐसे चश्मा लगा करके खड़ी थी, ठीक है ना। तो शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका शुभंकर हुआ करता था, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले पे आएंगे लल्ला। निम्न में से कौन माह मार्च और अप्रैल को संदर्भ? मेरा विश्वास कर लेना, आज मैं आपके लिए कुछ खास क्लास ले रहा हूं। अगर मैं जिस तरीके से बता दूं, अगर 15 दिन मैं अपने सगे भाई बहन की तरह तुमको समझ के बोल रहा हूं, तुम मेरे कहे ये 15-20 दिन जी लो, जो मैं तुम्हारा एमटीएस जीडी में या उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिलेक्शन न करवा ले जाऊं। लेकिन हां, मेरी तरह उस तरीके से जीना होगा, जो मैं कहूं वो टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना होगा, उसका टेस्ट देना ही देना होगा। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, मैं सिलेक्शन करवा ले जाऊंगा। जीएस में इन सब में तो नंबर नहीं कटने दूंगा। निम्न में से कौन सा माह मार्च अप्रैल को संदर्भित करता है? चलो अब हिंदी कैलेंडर किसको किसको याद है सर? देखो, ज्येष्ठ और आषाढ़ ये तो सर मई जून को संदर्भित करता है, मई जून को। सावन और भादो ये सर अगस्त और सितंबर को, अगस्त और सितंबर को संदर्भित करता है। अश्विन और कार्तिक जुलाई अगस्त को ना, हाँ ये तो एक गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ये जुलाई और अगस्त को, मैंने इसीलिए सीक्वेंस में लिखा है। ये सितंबर और अक्टूबर को संदर्भित करता है, ठीक है ना। मार्गशीर्ष और पौष, अगर मैं यहीं पे लिख दूं मार्गशीर्ष और पौष का महीना,
पौष का महीना, तो ये किसको संदर्भित करता है सर? ये नवंबर और दिसंबर को संदर्भित करेगा। माघ और फागुन, अगर इसी के नीचे मैं जोड़ दूं माघ और फागुन, तो ये किसको संदर्भित कर देगा? जनवरी और फरवरी को। पूछ कौन सा रहा? मार्च अप्रैल, बचा अब यही ना। ये किसको संदर्भित किया सर? मार्च और अप्रैल को। मार्च और अप्रैल को। ऐसा क्वेश्चन आप उठा के देखना पेपर में, कई बार रहा है, कई बार रहा है ऐसा क्वेश्चन। लला तुम जिसकी कसम खिलाने को कह दो, अगर आप मेरे हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए, अभी जीडी का 2 दिन पहले रिजल्ट आया, गर्व के साथ कहता हूं हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से पढ़ करके, इस क्लास से। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि उनकी मेहनत का क्रेडिट हम लोग छीन लेते हैं, तो इसलिए नाम नहीं लेता हूं, इसलिए हजारों बोल करके रुक रहा हूं। आप विश्वास करना, मैं जो आज आपको सलाह दूंगा, अगर आपने फॉलो किया, देख लेना 15 दिन मेरे हिसाब से जी लो पढ़ाई के क्षेत्र में। मैं सिलेक्शन करवा के मानूंगा। आज ये टॉपिक मैंने ढूंढा कि यार ऐसा साइंस का कौन सा सेक्टर है जो छूट रहा है, ये वाला क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, ये छूट रहा है। ये मैक क्लिंटॉफ की अगर बात करें तो इन्होंने एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि मक्के में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन, जरूर रट के जाना इसको। जंपिंग जीन, मक्का में जंपिंग जीन की खोज करने वाले माइक क्लिंटॉफ हैं। ये जो है आपके वाल्टर फ्लेमिंग की अगर हम लोग बात करें, वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन, जिसको आप लोग कहते हो माइटोसिस, माइटोसिस, या फिर लल्ला इसी को हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन की खोज, ये भी आपके, अब सोचो आज से पहले आपने इसका ध्यान दिया था? समसूत्री, फार्मर और मूरे, मियोसिस होता है ना, ये मियोसिस की खोज किए हैं, मियोसिस, ये मियोसिस की खोज किए हैं। ये क्या होता है सर? ये तो समसूत्री है, और इसी को आप लोग पढ़े हो 10वीं 11वीं में, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। राइट आंसर सिंपल है। हम लोग कल कोशिका सिद्धांत पढ़े थे, स्लाइडेन और स्वान ने खोजा था। आज क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, कल माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। एक एक दिन एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका पेपर हो और अनुच्छेद के 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में ना बने। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, शर्त शपथ महाभियोगी, क्या बोल दिए गुरु? अरे इसमें ट्रिक छिपा है लल्ला। देखो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का पदावधि दिया है, ठीक है ना, 56 में पदावधि है। 57 में सर राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात किया गया है। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं की बात किया गया है। 55 में आ जाओगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ये दिया हुआ है, ठीक है ना। 58 के बाद 59 में आ जाओगे तो राष्ट्रपति के पद की जो शर्त है वो दिया है। 60 में राष्ट्रपति के पद का शपथ दिया है। 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग दिया है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ईमानदारी की बात राष्ट्रपति का 52 से लेके 61 तक के आर्टिकल याद हैं तो 1 नंबर मिलने की किसी भी शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। 52 से लेकर के 61 तक अगर आपको याद है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब तुम मेरे हर क्वेश्चन को चेक मारो, हर क्वेश्चन को चेक मारो कि हर टॉपिक टच करूंगा तुम्हारे लिए। निगोल चौकंबा या निकोल चौकौना किसका प्रमुख उत्सव है? मेला मंदिर महोत्सव, एक क्वेश्चन तय है आपके पेपर में। मेला मंदिर, पिछले साल पश्चिम बंगाल से डोल पूर्णिमा खूब पूछा था। जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे उनको एहसास होगा कि हां सर ये डोल पूर्णिमा खूब पूछा था ना। इस बार काली पूजा के समय, ममता बनर्जी सरकार के समय काफी कुछ चर्चा उठा था, तो मुझे उम्मीद हो सकता है काली पूजा पूछे, लेकिन वो आप कर दोगे। पिछली बार हरेला उत्तराखंड से आया था और इस बार मुझे उम्मीद है फूलदेई, 2-4 शिफ्ट में फूलदेई उत्सव भी था। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात कर दें तो रेह और लोसार, एक रेह और एक लोसार, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में लोसार है, लद्दाख में लोसांग है। र और ग में थोड़ा सा डिफरेंस है और मैटर फंस सकता है।
अगले पे आएंगे लल्ला, मणिपुर। मणिपुर की निगोल चौकंबा क्या मणिपुर से है सर? मणिपुर के दो त्योहार याद रखो, एक याओ सांग और एक लाई हरोबा, ठीक है ना, लाई हरोबा, और एक याद रखना याओ सांग। अब बताओ राइट आंसर कौन सा है? याओ सांग। अब बताओ राइट आंसर कौन सा है? भाई कुछ लोग बी बी डी डी ऐसे ऐसे कर रहे थे सर, राइट आंसर इसका होगा लल्ला मणिपुर। ठीक है मेरे भाई, राइट आंसर क्या निकलेगा इसका? मणिपुर। तो राइट आंसर है डी, राइट आंसर है डी। अगले पे आएंगे, कौन सी अस्थि, कौन सी हड्डी चेहरे पे नहीं पाई जाती? आपकी जानकारी के लिए बता दें, हड्डियों की संख्या भी पेपर में आती है। जैसे हम लोगों के फेस के ऊपर 14 हड्डियां पाई जाती हैं, फेस के ऊपर 14 हड्डी पाई जाती है। हम लोगों के वो जो होता है क्या कहते हैं, कपाल, क्रेनियम में, हम लोगों के क्रेनियम जो कपाल में 8 हड्डियां, क्रेनियम की मैं बात कर रहा हूं, पाई जाती हैं, क्रेनियम स्ट्रक्चर उसमें रहता है, ठीक है ना। हम लोगों के कान में 6 हड्डी पाई जाती है। सिर्फ अगर गर्दन की बात कर दोगे, ये कान हो गया, ये फेस हो गया आपका, ठीक है ना, वो कपाल हो गया, और अगर तुम सिर्फ गर्दन की बात कर दो, सिर्फ गर्दन, 7 हड्डी पाई जाती हैं। इन 14 हड्डियों में लेक्राइमल होता है कि नहीं सर? होता है। मैक्सिला, मैक्सिला होता है कि नहीं सर? मैक्सिला की संख्या 2 होती है, होता है। लेक्राइमल की संख्या 2 होती है, होता है। वोमर की संख्या चेहरे पे 1 होती है, होता है। मैलियस नहीं होता सर, क्योंकि सर मैलियस, इंकस और स्टेप्स, ठीक है ना, स्टेपीज, स्टेप्स, स्टेपीज तो घास होता है, स्टेप्स या स्टेपस नाम की ये हड्डियां, इनकी भी संख्या 2, इनकी भी 2, इनकी भी 2, ये 6 हड्डियां हम लोगों के कान में पाई जाती हैं। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स हथेली में पाई जाती है। टार्सल, मेटाटार्सल पैर में पाया जाता है। घुटने में पटेला नाम की हड्डी पाई जाती है, ये ऊपर वाला जो अपर हैंड है, ह्यूमरस नाम का हड्डी पाया जाता है। रेडियस और अल्ना हाथ में पाया जाता है। फ्लेंजेस नाम की हड्डी उंगली में पाई जाती है। ये कुछ हड्डियों के नाम हैं, और मैंने देखा अल्टरनेट ईयर पे एक हड्डी का नाम आपसे पूछता है। बायो के 4 टॉपिक आपका एग्जाम हैंडल करता है, एक सेल से क्वेश्चन आता है, एक विटामिन से, एक डिजीज से, और आपके ये ह्यूमन जो बॉडी है उससे एक एक क्वेश्चन। अगर इनसे वो हटता है तब वो जाता है फोटोसिंथेसिस पे। अरे यार, इतने साल से मैं यही एग्जाम लगातार पढ़ा पढ़ा के ना मैं रग, मतलब अब तो मान लो ठीक है कि टीचर बन गया, 8-10 साल से पढ़ा रहा हूं, अब शब्द नहीं है मेरे पास। भरोसा करना, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे इस बार एग्जाम में। बस आज मैं थोड़ा तुमसे कुछ कहने वाला हूं, उसे लास्ट में सुनना जरूर, और मेरे बताए शेड्यूल से तुम्हें अब 15-20 दिन पढ़ना है। बताओ, वत्स महाजनपद की राजधानी कहां थी? वत्स महाजनपद, 16 महाजनपद है सर, 16 महाजनपद। इनके बारे में हमें सबसे पहले भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय और 80 जनपदों की संख्या है। इसकी जानकारी हमें जिस किताब से मिलती है उसका नाम है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, एक जैन धर्म की, एक बौद्ध धर्म की, अंगुत्तर निकाय। इन किताबों से हमें जानकारी मिलती है। सबसे मजेदार बात, इन 16 महाजनपद में से मात्र एक ऐसा था जो अस्मक नाम का था, और यह पाया जाता था सर दक्षिण भारत में, अस्मक नाम का, अस्मक नाम का। और इसी की राजधानी थी पोटली या पोतन, पोटली या पोतन, यह अस्मक की राजधानी थी। गोदावरी नदी के किनारे एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य। अगर हम लोग श्रावस्ती की बात करें तो सर यह तो कोसल की राजधानी थी ना, कोसल की थी ना, वत्स कौसांबी की। और विराटनगर, विराटनगर मत्स्य नगर की राजधानी थी, मत्स्य नगर की राजधानी थी। इसके अलावा आपसे पूछता है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? याद रखना, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी, ठीक है ना। मल्ल, जहां पे आपके महात्मा बुद्ध जी का देहांत हुआ था कुशीनगर में, कुशीनगर उसकी राजधानी हुआ करती थी। एक क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि महात्मा बुद्ध का जहां जब देहांत हुआ वह किस गढ़ राज्य में थे? मल्ल गढ़ राज्य में थे। क्यों? उनकी मृत्यु ही कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर वहां की राजधानी है मल्ल की।
एक आपसे पूछता है वज्जी, वज्जी की राजधानी, सबसे मजबूत था ये वज्जी, वज्जी की राजधानी लल्ला वैशाली हुआ करती थी, वैशाली। और वो लास्ट सबसे फेमस वाला जो आपके सिलेबस में है, मगध, मगध की राजधानी सर राजगृह, मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। 16 भले हैं लेकिन पूछा इन्हीं 8-9 में से है, तो बाकी के 8 ना छोड़ भी दोगे तो भी काम हो जाएगा। 16 महाजनपद हैं, जितने स्क्रीन पे मैं लिखता हूं ना, मेरे इन 15 दिन की क्लास और मेरा अगला 15 दिन का जो शेड्यूल है मैं लिख के कह रहा हूं। और मैं सबका सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ छांटूंगा आज बच्चों को। आज मैं क्लास के लास्ट में कुछ आपके लिए ऐसा करूंगा कि मैं बच्चों को छांटता हूं, हर साल ये मेरा काम है। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जो बच्चे छंट करके आते हैं उनका सक्सेस रेट थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, 15-20 दिन उनको रगड़ के मेहनत करना होगा। थोड़ा मेरा एक गाइडेंस क्लास चलता है इस बार लेने का, मैंने सोचा है कि नहीं यार इस बार ना मतलब मारना पड़े तो 2-4 झापड़ भी लगाओ, कैमरा में घुस जाओ, गर्दन पकड़ के इसे पटक दोगे, भाग, पढ़ नहीं रहे हो, होगा काहे नहीं सिलेक्शन यार। कोई भाई कोई दोस्त चाह दे तो सिलेक्शन काहे ना हो। जय जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया है बताओ? भगत सिंह जी का नारा ये वाला, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। इनकलाब जिंदाबाद इन्होंने भले फेमस किया लेकिन ये इनके द्वारा दिया गया नारा है। श्यामलाल गुप्ता जी, विजयी विश्व, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये श्यामलाल गुप्ता जी का स्टेटमेंट है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, स्वामी विवेकानंद जी। जय जगत विनोबा भावे जी, जय जगत विनोबा भावे जी। अगले पे आते हैं। अब 3 क्वेश्चन अभी तक जो थे स्टैंडर्ड लेवल, अब 3 क्वेश्चन मॉडरेट या इजी लेवल। अब देखो ये जिसको याद है इजी है, नहीं याद है ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये चारों एसएससी के फेवरेट हैं। अब बताओ विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 21 मार्च, 28 जुलाई या 3 मई? विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? सोच समझ के आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग 2 फरवरी कह रहे हो कमेंट बॉक्स में, जो लोग ए टिक मार रहे हो, उस दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है लल्ला, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। और किसका? जैसे एक गौरव है कह रहे हैं सर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 3 मई है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस है इस दिन, प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये है 3 मई को, ये लो। अब तो ये आइए, ये है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण, ठीक है ना, संरक्षण दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। राइट आंसर 21 मार्च, ठीक है ना, राइट आंसर 21 मार्च। बहुत बढ़िया। अगले पे आ जाओ। निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति तो रहे लेकिन कभी राष्ट्रपति नहीं बने? पता है ये क्वेश्चन ऐसे मुझे हाथ से फ्रेम करना पड़ता है, मैं बैठ के लिखता हूं आपके लिए ये सारी चीजें। तो राष्ट्रपति के सीरीज से कि इनमें से पहले कौन थे बाद में कौन थे, राष्ट्रपति के आर्टिकल से, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन। आज तक 6 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हुए जो आगे चल के प्रेसिडेंट बने। एकमात्र वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी रहे, के कृष्णकांत जी, जिनका निधन एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनके कार्यकाल में हुआ था, ठीक है ना। अब ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये तो राष्ट्रपति बने थे सर। आर वेंकट रमन जी ये भी राष्ट्रपति बने थे सर। अब सोचो ये क्वेश्चन जो गलत कर रहा है, मैं क्यों भीड़ छांटना चाह रहा हूं? मुझे पता है सबका सिलेक्शन नहीं होना है। आज मैं भीड़ छांटूंगा, आज मैं लास्ट में कुछ ऐसा बोलूंगा, बताऊंगा कि आधी भीड़ छट जाएगी, फिर मेरे पास वही बचेंगे जो वास्तव में अपने भविष्य के लिए 20 दिन संघर्ष करेंगे। वीवी गिरी भी थे सर, ये एम वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थोड़ी बने हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति थोड़ी है कभी बने सर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश के 2 सिद्धांत हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, प्रकाश बंडल्स ऑफ एनर्जी, फोटान के बंडल्स के रूप में चलती है। प्रकाश का 2 सिद्धांत है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, आप इसको पढ़ते हो। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, प्रकाश तो कण के रूप में चलती है, वो कोई और नहीं आपके न्यूटन थे। इन्होंने प्रकाश का फोटान सिद्धांत,
ठीक है ना, या फिर इसी को कहा जाए कणिका सिद्धांत। इन्होंने कहा कि भैया प्रकाश तो फोटॉन्स के एनर्जी के बंडल के रूप में चलती है, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। लेकिन हाइजेंसबर्ग वेव थियरी, इन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रकाश जो है वो वेव के रूप में चलती है, जबकि न्यूटन ने कहा नहीं, प्रकाश जो है वो बंडल्स ऑफ फोटॉन एनर्जी के रूप में चलती है। ये वही आइंस्टीन, ये तो सर थियरी ऑफ रिलेटिविटी E बराबर mc स्क्वायर दिए थे। रोमर वो व्यक्ति है जिसने प्रकाश की गति मापी थी, प्रकाश का स्पीड जो है, गति जो है, उसको मापा था रोमर ने। इसने बताया था कि प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बड़े तगड़े से चलती है। प्रकाश की गति मापने वाले रोमर हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। नाटो का स्थापना किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। एक्चुअली ये जो मैंने ईयर सेट किए हैं, ये ईयर हूबहू वही है जो आपके एग्जाम के पेपर में रहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम का नाम ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना था, 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 1966 में। नाटो की स्थापना 1949 में। नाटो अभी चर्चा में है, ग्रीनलैंड अमेरिका छीनना चाह रहा है, नाटो की सेना और यूरोपियन यूनियन की सेना, समझ रहे हो ना, नाटो के कई देश की सेना, हालांकि उसमें अमेरिका खुद ही शामिल है, वहां उतरे। सर ओपेक जो तेल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी संस्था है, और 1997 सर बिम्स्टेक, ठीक है ना, बिम्स्टेक 1997 में बिम्स्टेक। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बॉल एंड सॉकेट जोड़ का उदाहरण है। मैंने कहा ना, मैं वो हर टॉपिक आपके लिए कवर करता चलूंगा जो आपके लिए जरूरी है। अब यहां पे तो पहले अंगूठा का जोड़ होगा, अंगूठा का जोड़, ठीक है ना, अंगूठा का जोड़। हाँ, अब बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। घुटना और कोहनी में कौन सा जोड़ होता है, सोच समझ के बताओ। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, बताओ। सर इसका राइट आंसर घुटना और कोहनी, सर ये तो हिंज ज्वाइंट है ना, इसका अंग्रेजी में आंसर करना हिंज ज्वाइंट। रट जाओ जिसको ना याद हो, घुटना और कोहनी में हिंज ज्वाइंट होता है। कंधे और कूल्हे का जोड़, ठीक है ना, हाँ, कंधे और कूल्हे का जोड़ ही है सर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हमारा कल यही गड़बड़ा गया है, स्कूटी से गिर गए थे तब से यहां दर्द हो रहा है मेरे, तो मेरा सॉकेट गड़बड़ा गया, इंजन गड़बड़ा गया यहां से, समझ रहे हो। अब ऐसे हमको रोज 2 बार करना पड़ रहा है। अंगूठे में जो देखो, ये अंगूठा चारों तरफ घूम पा रहा है लल्ला, क्यों, क्योंकि यहां पे साइडल ज्वाइंट है, सिडल ज्वाइंट या सैडल ज्वाइंट आप जो कहते हैं, ऐसे सैडल ज्वाइंट, ये उसका। इससे ज्यादा तुमसे पूछता भी नहीं क्योंकि तुम डॉक्टर नहीं हो। और कलाई में ग्लाइडिंग, कलाई में कौन सा होता है सर, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कलाई में। विश्वास करना, एक तुम ये वाला ज्वाइंट वाला पढ़ के जाओ, एक तुम लोग वो जो नहीं होता है कि ब्रेन से वैसा वाला टॉपिक पढ़ लेना कि हम ठंडा और दर्द किसकी वजह से महसूस करते हैं, हम गर्म किसकी वजह से महसूस करते हैं, प्यार घृणा गुस्सा किसकी वजह से महसूस करते हैं, ताप किसकी, वो ब्रेन के नहीं, हाइपोथैलेमस थैलेमस वाला जो होता है वो पोर्शन पढ़ लेना। हर अल्टरनेट ईयर में या तो आपसे हड्डियों का नाम या हड्डियों का जोड़ पूछा है, या फिर ब्रेन और सेल पूछा है, ब्रेन और सेल आपसे पूछा है। ये एसएससी का पैटर्न है, ये राज्य सरकारों का पैटर्न है, सेट क्वेश्चंस हैं इनके, लेकिन इनको डिकोड करना और इनको पढ़ना जरूरी है। स्थायी मितव्ययता समिति किसे कहा जाता है, बताइए। स्थायी मितव्ययता समिति किसे कहा जाता है लल्ला, ये आपको बताना। स्थायी मितव्ययता समिति, इनकी संख्या भी पूछता है कि ये संख्या में कितने हैं। जैसे ये जो महिला सशक्तिकरण समिति है, इसमें 30 सदस्य होती हैं, 30 में 20 होती हैं लोकसभा से और 10 होती हैं राज्यसभा से, ठीक है ना, राज्यसभा से। लोक उपक्रम समिति की बात करें तो इसमें लल्ला 22 होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। प्राक्कलन समिति में भी 30 होते हैं, प्राक्कलन समिति में भी 30 होते हैं,
ठीक है ना, लेकिन सभी लोकसभा से होते हैं, यह बात याद रखना, सभी लोकसभा से होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति सर इसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। चूंकि इनकी संख्या आपके पेपर में कई बार पूछता है, मैं पहले इसलिए यह डिफाइन किया। अब बात उठती है कि सर इनमें से कौन सी समिति है, प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, ठीक है ना, स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। तो यह बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को लल्ला याद रखना, ये जो 1942 ईस्वी में हुआ था, इसको अंग्रेजों ने, भारतीयों ने अगस्त क्रांति की संज्ञा भी दी है, ठीक है ना, अगस्त क्रांति या अगस्त क्रांति और अगस्त क्रांति। ऑपरेशन विजय सर ये तो गोवा पे कब्जा के लिए चलाया गया था, कारगिल के समय हम लोगों ने ये चलाया था, ठीक है ना, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन रूबिकॉन सर ये 1931 में गांधी जी से संबंधित था, कि गांधी जी के मृत्यु को संदर्भित करने के लिए, उनकी तबीयत खराब चल रही थी, तो इरविन ने कहा था कि अगर गांधी जी की डेथ हो जाए तो ये मत न्यूज फैलने देना कि गांधी जी की डेथ हो गई, मुझे फोन करके इतना बोल देना कि ऑपरेशन रूबिकॉन हो गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि गांधी जी का डेथ हो गया, तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑपरेशन जीरो आवर राइट आंसर है। और ऑपरेशन कैटरपिलर या लल्ला, इसी को कहा जाता है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो ये हैदराबाद को विलय के लिए हुआ था, ठीक है ना, हैदराबाद विलय के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने चलाया था, उसके ऑपरेशन पिलो या ऑपरेशन पोला लिखा हूं देखो, ऑपरेशन पोलो या फिर ऑपरेशन कैटरपिलर कहा जाता था। मैं जिस तन्मयता से आपके साथ लग रहा हूं ना, तुम सिर्फ अपने एग्जाम डेट तक मेरा साथ दे देना, मैं लिख के कह रहा हूं सिलेक्शन लेके माना जाएगा। और आप बात से नहीं, मेरी इस 1 घंटे की क्लास को पूरे YouTube पे आप जीएस के सर लोगों से मैच करा के देखना। मानता हूं वो सर लोग अपनी जगह बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के मेरा नमन है, लेकिन मैंने भी अब कोई कमी, कोई कोताही छोड़ नहीं दी है। हर एंगल, हर वो क्वेश्चन, हर वो लेवल लेके आ रहा हूं जो आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेवार है। अब मैंने अड्डा से भी नहीं बोला है कि यहां पे अब मदद करो, क्योंकि एक छात्र को, एक टीचर को यह पता है कि एक्चुअली मेरे छात्र को क्या चाहिए, और एक टीचर को अच्छे से एहसास होता है अगर वो ईमानदारी से काम कर दे कि उसके छात्र को कब क्या जरूरत है, वो किस लेवल के हैं। आज मैं लास्ट में 10 मिनट सिर्फ उन छात्रों से बात करना चाहूंगा जो आने वाले 20 से 25 दिन मुझे ईमानदारी से देने को तैयार हैं, पढ़ने को तैयार हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। वो रुकेंगे, बाकी लोग तो 25 क्वेश्चन हो जाए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोयला और धूल के कारण आज तक 4 ऐसे बार बार आए हैं, जैसे सिलिकोसिस, ये सिलिका का धूल, जो सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हैं, सिलिका डस्ट वजह से सिलिकोसिस होता है। सर गन्ने की फैक्ट्री में गन्ने का धूल, गन्ने के धूल से होने वाला रोग है लल्ला बेगासोसिस। और ये जो आपके है कपास, जो कॉटन इंडस्ट्री में कपास का धूल उड़ता है लल्ला, उससे होता है जो रोग होता है बीसिनोसिस। और एंथ्राकोसिस ये होता है सर कोयले का धूल से, एंथ्राकोसिस ये होता है कोयले के धूल से। बताओ क्वेश्चंस का लेवल अच्छा नहीं है, इसीलिए हर क्वेश्चन मैं बनाता हूं, लिखता हूं मैं डेली हर क्वेश्चन। आओ अगला, कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान, कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात कर ले लल्ला कि कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां, किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश? बताओ कहां स्थित है। भाई जितने लोग मौजूद हो कम से कम चैनल को लाइक कर दो यार, मतलब उत्साह बढ़ता है लाइक देख करके कम से कम। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है सर ये कोरिंग, आंध्र प्रदेश में है लल्ला ये कोरिंग, ठीक है ना। अगर हम लोग उत्तराखंड का बात कर दें, ए राजा जी अब क्या मतलब हो गया गुरुजी, गाना काहे गा दिए? अरे राजा जी नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और मिजोरम से मुरलेन इस समय चर्चा में है, और जो करंट अफेयर की क्लास में आता वो बता दे, अभी बाघ जनगणना शुरू की गई है किस राष्ट्रीय उद्यान से। और बंगाल का तुम बुक्सा बहुत रटे बैठे हो, नेमोरा याद करो,
नेमोरा, गोरुमारा, ये याद करो। फांगपुई, मुरलेन के अलावा यहां का एक याद रखना, फांगपुई, फांगपुई याद रखना। यहां का गोरुमारा याद रखना, गोरुमारा। उत्तराखंड का अस्कोट भी एक याद रखना, बिनसर अस्कोट। और आंध्र प्रदेश का तो ये कोरिंग नेशनल पार्क क्वेश्चन ही है। अगले पे आएंगे लल्ला। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? अब इसी में कई लोग का दिमाग घूम जाएगा, अरे गुरु पृथ्वी घुमा दिए, न घुमाएंगे। देखो लल्ला समझना, सर 180 डिग्री नहीं, प्रशांत महासागर में, ये देखो, ये जो हमारा पैसिफिक ओशियन है लल्ला, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के ठीक मध्य में, ठीक है ना, मध्य में एक लाइन खींची गई है, ठीक है ना, जो इमेजिनरी है वही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये किधर से किधर खींची गई है सर? उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब मैं यहीं पे ऐसे लिख दिया हूं, जबकि ऐसे कर देना चाहिए था, समझ लीजिएगा भाव को। मध्य एक रेखा खींची गई है उत्तर से दक्षिण डिग्री, यही है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा जिसको आप कहते हो, तिथि रेखा, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यही है आपके। मतलब गुरु ये वाला ऑप्शन तो अब नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, 24 घंटे में, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटा में आपसे पूछ रहा है 15 डिग्री घूमेगी गुरु। और यही क्वेश्चन वो पूछता है कि पृथ्वी 4 मिनट में कितने घूमती है? 4 मिनट में 1 डिग्री। अब ये तीनों वैल्यू याद रखना, 24 घंटे में पूछे तो आपको आंसर करना है 360 डिग्री, 1 घंटे में पूछ रहा है तो 15 डिग्री, 4 मिनट में पूछ रहा है तो 1 डिग्री। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, पृथ्वी 4 मिनट में कितने डिग्री घूम जाती है, ऐसे, या पृथ्वी 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछता है। हर एंगल से आपको यह क्वेश्चन करना होगा, सिलेक्शन के लिए भिड़ना होगा। जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस के एग्जाम में लोग 100 में 98, 99 कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। माना 2, 4, 10, 50 वीर तीर बच्चे होते हैं, लेकिन इतने बल्क में दिल्ली पुलिस का तुम लोग को शायद अभी स्थिति नहीं पता है कि कट ऑफ की स्थिति क्या जा रही है। बड़ा बवाल उठा हुआ है, मुझे भी इस मुद्दे पे बोलना है, मैं आप लोग का साथ लूंगा, आपका बताऊंगा क्या हुआ। भैया कालिदास आ गए, भारत के शेक्सपियर, भारत के शेक्सपियर। कालिदास का प्रथम नाटक क्या है? लला देखो, कालिदास का प्रथम नाटक है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है ना, पुष्यमित्र सुंग के लड़के अग्निमित्र और उनकी गर्लफ्रेंड मालविका का कहानी है, यही उनका प्रथम नाटक है सर। विक्रमोर्वशीयम, विक्रम और उर्वशी का लव है सर इसमें। अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा शकुंतला और राजा दुष्यंत का प्यार है सर, ठीक है ना। खैर इसका राइट आंसर है ए। किस देश की राष्ट्रीय भाषा द्विवेही है? द्विवेही, वो लिखने में यहां वो है द्विवेही, समझिएगा, द्विवेही। सर द्विवेही, चीन की तो मंदारिन है, चीन की जो है विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली मंदारिन है। श्रीलंका में सिंघल है सर, सिंघल और ये द्विवेही लगभग एक जैसी भाषा है। अभी ये यहां की तो गुरु हिब्रू है, इजराइल की हिब्रू है। अब थोड़े से 2-4 मीडियम लेवल या लो लेवल क्वेश्चन हो जाए, लेकिन देखना उसमें कई लोग नाचेंगे। अब इस क्वेश्चन में आइए, मैं लिख के कह रहा हूं, गलत करोगे, लो करके दिखाओ इसको। कई लोग गलत करने वाले हो, अब फिर अपने सर पे इसे हाथ मारोगे, इसीलिए कह रहा हूं जिनको जिनको इसी बार सिलेक्शन चाहिए, मैं 25 क्वेश्चन होने के बाद आपसे आपका 10 मिनट मांगूंगा। मैं कभी आपके सामने महीने में 2 ही 4 बार ऐसा होता होगा जब मैं कुछ समझाने का प्रयत्न करता हूं किसी बात को लेकर। कोर्स तो रोजा समझा रहा हूं, आज आप 10 मिनट सुनना। अगर 10 मिनट सुनने के बाद आपको लगे नहीं ये यूजफुल नहीं है, ऐसे करने से सिलेक्शन होगा नहीं होगा, फिर आप निर्णय लेना। लेकिन इतने 7-8 साल से अड्डा के प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़ा हूं, थोड़ा 10 मिनट सुनना मेरी बात को। मेरे पास कुछ ब्लूप्रिंट है सिलेक्शन का, मैंने कुछ अपने अनुभव से निकाला है, कुछ तैयार किया है तुम्हारे लिए, वो मैं 10 मिनट डिस्कस करूंगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हाँ लो, अब लोग आ गए ना, हो गया बस। भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, मारेंगे सही हो जाओगे। ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है गुरु, ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर, ये दक्षिण भारत का। अच्छा सर, पीथमपुर, ये तो सर भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है,
डेट्रॉयट। क्या कहा जाता है लल्ला? भारत का डेट्रॉयट इसको कहा जाता है। अहमदाबाद लल्लन टॉप, एक नंबर ले लो। लेकिन कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है ना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगले पे आ जाओ, कपालेश्वर मंदिर, मंदिर मेला महोत्सव, एक क्वेश्चन तय है आपके पेपर में, मंदिर मेला महोत्सव। 23वें क्वेश्चन पे हूं, 25वें क्वेश्चन पे। आज तुम्हें 10 मिनट के लिए, भाई समझो, दोस्त समझो, मेरी बात ध्यान से समझना है, किस टॉपिक को किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, और अब ये जो 20 दिन है इसको कैसे यूटिलाइज करना है, मैं तुम्हें आज थोड़ा सा बताना चाहूंगा। लास्ट टाइम भी हमने बताया था, एक कामयाब नाम से हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप पे चैनल बनाया था, और उसका सक्सेस रेट सबसे शानदार आया था। 2 दिन पहले जीडी का रिजल्ट आया, उससे कुछ दिन पहले जो पिछला एमटीएस का रिजल्ट आया था, मैं पिछले की बात कर रहा हूं, उसमें मैं वही अनुभव, वही सक्सेस रेट इस बार दुगुना करना चाह रहा हूं, बढ़ाना चाह रहा हूं। कपालेश्वर मंदिर कहां स्थित है बताओ? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। केरल का तो तुम गुरुवायूर मंदिर याद रखो, गुरुवायूर, ठीक है ना, गुरुवायूर। देखो सबरीमाला तुम रट के जाओगे, असम का कामाख्या मंदिर तुम रट के जाओगे, कर्नाटक का विरूपाक्ष, कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर रट लेना लल्ला। आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, ठीक है ना, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, थोड़ा मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। तमिलनाडु का लल्ला, तो सर फिर तो राइट आंसर यही होगा। अच्छा, यहां का सुचिंद्रम मंदिर, सुचिंद्रम, सुचिंद्रम मंदिर तमिलनाडु का। राइट आंसर कौन सा है गुरुजी? तमिलनाडु ही है राइट आंसर, ठीक है, तमिलनाडु ही है। अगले पे आ जाओ, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। तमिलनाडु का एक और तुम लोग रंगनाथ स्वामी मंदिर भी याद रखना, सुचिंद्रम मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला, पवन सहरावत का संबंध, ईमानदारी से बताओ, मैं 30 सेकंड में ये वोटिंग करके हट जाना, मैं जिस पैटर्न पे 25 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, ये वही है ना जो आपके पेपर में आते हैं, खेल हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वो हर टॉपिक आपसे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और मैंने अपने हाथ से, अपने टीम की मदद से, अपने कंटेंट की मदद से आपके लिए आज कुछ बनाया है, कुछ प्लान है, मेरा वो सुनना। पवन सहरावत, सर पवन सहरावत का संबंध कबड्डी से है, लेकिन कबड्डी से तुम लोग उनका नाम क्या, प्रदीप नारवाल का नाम, प्रदीप नारवाल, प्रदीप नारवाल जी का नाम जरूर याद रखना। भारोत्तोलन से मीराबाई चानू जी, एथलेटिक्स से हिमा दास, ठीक है ना, हिमा दास, जिनको ढींग एक्सप्रेस भी। बैडमिंटन अभी सर एचएस प्रणय का नाम याद रखते हैं, कदाम्बी श्रीकांत, कदाम्बी श्रीकांत जी का नाम याद रखते हैं। उसके अलावा सर पीवी सिंधु जी का नाम याद रख लिया जाए। काम हो गया, काम हो गया। अगले पे आते हैं सर। अगला, बेगम अख्तर का संबंध, पिछली बार हर शिफ्ट में घर आने से एक क्वेश्चन आया, हर शिफ्ट में घर आने से। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूं मेरे भाई, लाइक कर दो बस, और तैयार हो जाओ मेरे साथ 10 मिनट बात करने के लिए, ठीक है ना, 10 मिनट बात करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। मैं लिख के कह रहा हूं कि निश्चित कुछ ना कुछ अच्छा किया जाएगा। बताओ 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 क्या आंसर होगा? हाजी सुजान खान, ये तो पटियाला घराने के है ना, हाजी सुजान खान। इस बार इनका नाम याद रख के जाना क्योंकि आगरा घराने का है। पटियाला घराना बेगम अख्तर। अगर हम लोग बात करें जीएस की, इसी को थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है, इसी को थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं। अब ऊपर क्या करना, नया पेज ले लेते हैं। अब बात करते हैं जीएस, जीके जीएस की बात करते हैं, जीके जीएस की, और इन 15 दिन की बात करते हैं, 15 डेज की। टारगेट वही अपना 4 फैब रख के चलते हैं, 4 फैब। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में जो टॉपिक कहूं वो कर लेना। पॉलिटी, पॉलिटी, पॉलिटी में सबसे पहले अनुच्छेद तुमको पढ़ने हैं। अनुच्छेद, अनुच्छेद में भी डीपीएसपी के अनुच्छेद, वो नहीं 36 से लेके 51 तक होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और पार्लियामेंट, यूं लिख दूं संसद। इनसे रिलेटेड कैग का अनुच्छेद,
अब वो जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं वो, ये अगर आप, अब चूंकि मैं प्रमुख बता रहा हूं, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, स्कोरिंग टॉपिक बता रहा हूं। अनुच्छेद दूसरा आपको पॉलिटी में पढ़ना है संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन। ये उसके अलावा जो अभी करेंट अफेयर में जो अमेंडमेंट हुए हैं, ये वाला अब उठाना तुम लोग करेंट अफेयर से। करेंट अफेयर में जो जो संविधान संशोधन हुए हैं वो यहां से तुमको पढ़ के जाना है। करेंट के जैसे होता है ना कि लेटेस्ट कुछ कुछ बिल आया रहता है, अभी कृषि के ऊपर बिल आया था, वो सब करेंट को पॉलिटी से जोड़ना है। सर अगर हम लोग बात करें जियोग्राफी की, जियोग्राफी में सौर मंडल, सौर मंडल का टॉपिक तुम्हें नंबर दिलाएगा। नदी सिस्टम, अब वो नदी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वगैरह सब आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन से नदी किनारे कौन सा शहर है, नदी इस, और यहीं पे मैं लिखूंगा इकोनॉमी भी, इकोनॉमी का भी बताऊंगा। सौर मंडल, नदी सिस्टम, साथ ही साथ आपके जो नेशनल पार्क वगैरह हैं, रामसर साइट हैं, उनको मैं इसी में लिख दूंगा। रामसर साइट वगैरह और नेशनल पार्क वगैरह जो हैं वो आपको इसमें पढ़ना है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, मैं वो स्कोरिंग टॉपिक बता रहा हूं कि जियोग्राफी में आपको ये करके जाना है। उसके अलावा जनजाति, जनजातियां, ठीक है ना, जनजातियां आपको पढ़ना है, जनजातियां आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जियोग्राफी में आपको एक सेक्शन देख करके जाना है जो, लेकिन वो पंचवर्षीय योजना इसमें आ जाएगा, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना इसमें आ जाएगा। जनसंख्या भी इकोनॉमी के अंतर्गत ही वो कवर करता है, जनसंख्या। और जो करंट के न्यूज हैं इकोनॉमी के, करंट के न्यूज इकोनॉमिक्स में, जैसे कोई बड़ी बैंकिंग की घटना हुई हो वो थोड़ा सा देखना होगा। और चूंकि आपका एग्जाम 4 फरवरी से है तो ये करंट के न्यूज आपको बजट देख के जाना है। बजट 2026, बजट 2026 जरूर देख करके जाना। ये 5 ईयर प्लान है, ठीक है ना, पंचवर्षीय। अच्छा ये 2 अलग अलग चीजें लिख दूं यहां पे यार, रुको एक चीज और कर दूं, थोड़ा इसको छोटा कर लूं, अभी लिख दे रहा हूं। इकोनॉमी में अगर मैं कहूं तो पंचवर्षीय योजना इसके अंतर्गत ले लेना, पंचवर्षीय योजना इसमें तुम्हें कवर करना होगा। और तुम्हें जनसंख्या वाला टॉपिक तो यही से, उसके अलावा वो जो रहता है यार नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ये 2 टॉपिक आपको, नेशनल इनकम, पंचवर्षीय योजना, बजट जो 2026 आने वाला है वो पढ़ के जाना है। वो क्योंकि देखो बजट 1 तारीख को आ जाएगा, 4 फरवरी से पेपर है। इकोनॉमिक्स में बजट से बड़ा कोई, अब वो एकदम रिसेंट की न्यूज होगी, पेपर अब होना ऑनलाइन है, तो तुम ये गलती मत करना कि बजट, और इसी बजट का तुम्हें इकोनॉमिक्स में इस बार स्टैटिक पोर्शन भी, ठीक है ना, स्टैटिक हिस्सा भी देख करके जाना है। स्टैटिक हिस्सा, पिछली बार बजट के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन चूंकि अब बजट पेश हो रहा है तो रहने हैं। अच्छा सर अब बात कर लेते हैं सर हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो प्रमुख युद्ध हुए हैं उनको तुम्हें देख लेना है मिडाइवल से। बुद्ध और जैन का टॉपिक जरूर देख करके जाना, बुद्ध और जैन का। अशोक का टॉपिक देख लेना, अशोक एंशिएंट का मैं बता रहा हूं, वेदों में ऋग्वेद स्पेशली, फिर तुम श्याम यजुर और आपके क्या कहा जाता है अथर्ववेद, हल्का हल्का भी देखोगे काम हो जाएगा, लेकिन ऋग्वेद स्पेशली तुम्हें रिवीजन के लिए बता रहा हूं। मिडविल हिस्ट्री में अगर मैं राजा का नाम लिख दूं तो तुम्हें जिसको देखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का देखोगे, ऐबक, इल्तुतमिश, उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन 2 को, तुगलक वंश से बस 2 देखना है, ऐबक गुलाम वंश से 2 राजा देखने हैं, खिलजी वंश से अलाउद्दीन खिलजी। मुगलों से अगर तुम्हें देखना है तो एक बाबर का देखोगे, बाबर अकबर और जहांगीर, बाबर अकबर जहांगीर और औरंगजेब, इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहेंगे। हां अब सर मॉडर्न इंडिया में आते हैं, यहां से तुमको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनमें आपके रहते हैं। अच्छा सर मॉडर्न में अगर आए तो आप देखोगे
यूरोपीय 1915 से लेकर के 1947 ईस्वी कोई घटना छोड़ना ही नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह जी वाला फेज, या फिर आपके जो क्या कहा जाता है गांधी जी का प्रमुख, और यह भी नहीं कि बहुत डेप्थ में जाना है, जो ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस हैं वो आपको ध्यान देने हैं, ठीक है ना, जो ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस हैं वो आपको ध्यान देने हैं थोड़े से, ठीक है। तो यहां पे क्लियर है कि हिस्ट्री में 1900, हिस्ट्री में एक पोर्शन और मैं सजेशन दूंगा, यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय कंपनी, ये जो यूरोपीय कंपनी जिसमें डच, डेनिश, फ्रांसीस, पुर्तगाली आए थे ना, उनके ऊपर ऊपर के फैक्ट्स ये हुआ सर। अब आ जाओ, आते हैं साइंस के ऊपर। अब किस पे आ जाते हैं सर? साइंस के ऊपर। देखते हैं जरा इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो लल्ला, ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। अब आ जाओ जरा सा, ठीक है ना, अब जरा सा इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब आते हैं विज्ञान। विज्ञान में तुम्हें सेल, कोशिका का चैप्टर और विटामिन डिजीज, विटामिन डिजीज से पहले, सेल से ज्यादा इसमें प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चन, विटामिन के क्वेश्चन, रोग के क्वेश्चन और पौधों से संबंधित बीमारियां, ये फिजिक्स में लाइट का चैप्टर बस तुम्हें देखना है, लाइट और मैग्नेट, लाइट, मैग्नेट, साउंड, ये तीन देख के जाना, इसके बाहर फिजिक्स में नहीं रहता। या फिर वो जो शुरुआत की जो यूनिट्स होती हैं, इसका मात्रक कौन है, उसका मात्रक कौन है, ये चार, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पूरा सिलेबस नहीं, मैं स्कोरिंग टॉपिक की बात कर रहा हूं। 15 दिन में आप इससे ज्यादा दोहरा भी नहीं पाओगे, इससे ज्यादा कुछ दोहरा भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। और अगर अब आ जाए स्टैटिक जीके, ये है सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। स्टैटिक जीके का कॉम्बिनेशन बनेगा करेंट अफेयर के साथ, करेंट अफेयर पे हम बात करेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन 15 दिन में दोहराने पे। स्टैटिक जीके सबसे पहला पॉइंट, वो योजना 2016 की योजना जरूर पढ़ के जाना, वो योजनाएं जो 2016 में लॉन्च हुई पढ़ के जाना है। वो महोत्सव, मंदिर और त्योहार, वही महोत्सव, मंदिर, त्योहार और मेला पढ़ के जाना जो लास्ट 6 मंथ या लास्ट 8 मंथ करेंट अफेयर चर्चा में हो, करेंट अफेयर्स में हो। अब तुम अगर मेला, मंदिर, महोत्सव, त्योहार उठा के लिस्ट रटने लगोगे ना, तो तुम लिख लो फेल मार जाओगे, क्योंकि इनका कोई आदि अनंत है नहीं। तो मेरी बात मानना, मैं लल्ला तुम्हारे भाई दोस्त जैसा हूं, तुम जानते हो जिस देसी परिवार से तुम हो उसी से हम हैं। मैं इसलिए इतना डिटेल में तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मैं एमटीएस के एग्जाम को जीता हूं, महसूस करता हूं मैं उसे। तो मेरी बात मान लेना, गड़बड़ी में मत ले लेना इसको, ठीक है। अच्छा सर, ये उसके अलावा जनगणना 2011 वाली पढ़ के जाना, साथ ही साथ इसमें जो न्यू लिटरेसी, जो नई न्यू लिटरेसी प्रोग्राम जो जुड़ा है, न्यू लिटरेसी प्रोग्राम, वो भी देख लेना। जैसे मिजोरम उसमें फर्स्ट में आया है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अच्छा जनगणना। उसके अलावा घराना का क्वेश्चन, वादक वाद्य यंत्र का क्वेश्चन, वादक वाद्य यंत्र का क्वेश्चन। अभी रुको, इसमें बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, मेला, मंदिर, महोत्सव, जनगणना, घराना, वादक वाद्य यंत्र। उसके अलावा एक क्वेश्चन दिवस का, एक क्वेश्चन रहेगा खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल या फिर शब्द या फिर कप, एक क्वेश्चन यहां से रहेगा। ये वो टॉपिक है जो तुमको नंबर दिलवाएंगे, खिलाड़ी, खेल, शब्द और कप।
यहां से तुमको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और अभी मैं इसीलिए एक एक चीज लिख के लाया हूं। उसके अलावा यस, पुरस्कार, जो प्रमुख पुरस्कार, स्टैटिक वाला ये मैं बात कर रहा हूं, प्रमुख पुरस्कार और किताब लेखक, किताब और इसके लेखक, ये टॉपिक, किताब और लेखक। और कोई बचा भाई? हां, एक विज्ञान में आविष्कार वाला क्वेश्चन, इसका आविष्कार किसने किया है, आविष्कार। और जैसे नहीं होता कि हाइग्रोमीटर किसका अध्ययन है, या सेक्सोटेंट से किसका अध्ययन होता है, या पीसी कल्चर किसका अध्ययन है, वो अध्ययन वाला, ये वो टॉपिक है करंट अफेयर्स। और इनसे जो मुझे लगता है तुमको देखना है। अब बात आती है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए लास्ट 8 मंथ 10 मंथ करंट अफेयर आंख बंद करके सिर्फ डेली सुबह 8 बजे एसएससी अड्डा पे लाइव आ जाया करो। बाकी ये मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं डेली 25 क्वेश्चन के नाम पे आपको दोहरवा रहा हूं अपने रेगुलर क्लास में सुबह 8 बजे। कल से भी जुड़ जाओगे तो अभी 4 फरवरी दूर है, 15-20 दिन है, 15 दिन मैं तुम्हारा 1 साल का करंट अफेयर यहां कवर कर दूंगा। और जिस तरीके का करंट अफेयर आता है वही। अच्छा सर, इन सबको हम प्रैक्टिस कहां से करें, यह भी तो एक बात आती है। लल्ला, इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं सबसे पहले तुम्हें एक सुझाव दूंगा। शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लाइव इनकी डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा, सेम टॉपिक, यूट्यूब पे फ्री। डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर के लिए आ जाना, डेली शाम 7 बजे जीएस जीके के लिए आ जाना। ये और अब मैं एक रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा, सिलेक्शन उसी का होना है जो थोड़ा सा क्या करेगा, जो अपनी चीजों को और ज्यादा मतलब कि क्या करने वाला है, समझ करके करेगा, बेहतरीन ढंग से करेगा। सिलेक्शन उन्हीं का होने वाला है, ये तो आप मानोगे ना। मैंने आपके लिए एक प्लान, कल रात मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को बताया था, एक प्लान बनाया है। और वो प्लान ये है, जरा देखिएगा, वो प्लान ये है लल्ला, ठीक है ना। वो प्लान क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूं। आपको अब टेस्ट देना है, आपको अब प्रैक्टिस करना है, टेस्ट और प्रैक्टिस। ये कहां से होगा गुरुजी? ये होगा ऐसे, टेस्ट और प्रैक्टिस। आपको 7 दिन तक, जो मैं टेस्ट आपको अभी बताऊंगा, 7 दिन तक मॉडरेट लेवल का प्रैक्टिस करना है। जो जो मैंने टॉपिक बताए, इंग्लिश के, मैथ के, मैथ रीजनिंग का टॉपिक भले मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन फुल लेंथ मॉक अगले ये आपको करना है 22 जनवरी तक। कैसे और क्या मैं बताऊंगा। अगले 6 से 7 दिन, अगले 6 से 7 दिन आपको अब जाना है टफ लेवल पर, टफ लेवल पर। और जब आप यहां पे टफ, और यहां पे मेरी आपसे मुलाकात, जब 6 से 7 दिन, तो अब आप आ गए हो 29-30 के आसपास। 29 से लेकर के 4 फरवरी, 29 से लेके 3 फरवरी लिखो। ये 5 दिन आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन, एग्जाम लेवल प्रैक्टिस करना है। अब ये प्रैक्टिस करने के लिए कहां से मिलेंगे? मैंने अपनी टीम के साथ मिल करके आपके लिए एक पूरा, हां लगेगा आपका 70-80 रुपया मैं खर्च करवा दूंगा, एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया है इन सारे टॉपिक को लेकर के।